नमस्कार दोस्तों। हम लोग भारत अमेरिका रिश्तों पर अभी तक बात कर रहे थे और भारत अमेरिका रिश्तों पर हम 1947 से हमने हमारी सीरीज को स्टार्ट किया था और इस सीरीज में हमने लास्ट में एक चीज़ देखी थी 1970 वाले समय में। 1971 का युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का और अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में अपना 7वां बेड़ा भेज देता है, अपना 7th फ्लीट, और रूस भारत के सहायता में सोवियत रूस अपना 11th फ्लीट भेज देता है, जहाजी बेड़ा भेज देता है। और इसी दौरान एक चीज़ और देखी हमने कि अमेरिका चीन और पाकिस्तान इनका एक त्रिकूट बन चुका था और इसी के साथ में सोवियत, रूस, भारत और वियतनाम। तो यहाँ पर भारत भी जब इस गुट में शामिल हो गया तो यही माना गया कि मतलब जो गुट निरपेक्षता थी उसका अंत हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि 74 के अंदर हमने एक परमाणु परीक्षण किया था, पोखरण फर्स्ट। इस परमाणु परीक्षण में भारत ने अमेरिका ने हमारे ऊपर यूरेनियम की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी थी और एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर करने की बात आ रही थी, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी जो परमाणु ट्रीटियां एनपीटी, सीटीबीटी, सॉल्ट फर्स्ट सॉल्ट सेकंड, स्टार्ट फर्स्ट स्टार्ट सेकंड, इन सभी ट्रीटियों पे अलग लेक्चर रिकॉर्ड करके उसकी बात करेंगे। फिलहाल इस पर नहीं बात करेंगे। बस एक बात ध्यान रखेंगे, एनपीटी 1970 में आई थी और अमेरिका पर दबाव बना था कि इस पर भारत को साइन करना चाहिए। और आगे जाकर के फिर एक और चीज हुई हमारे साथ, और वो चीज हुई कि भारत ने अमेरिका के विरोध में जो हिंद महासागर में अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है, दियानो गार्सिया, इस दियानो गार्सिया पर अमेरिका का जो नियंत्रण था उसको हटाने की भारत ने गुट निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर के बहुत बढ़ चढ़ करके मुहिम उठाई। और इसके बाद नेक्स्ट ये चीज थी कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिकी विरोधी सरकार थी, भारत उसका समर्थन करने लगा। तो स्थितियां बहुत चरम पर पहुंच गई थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो है 1990 के बाद का। तो यहाँ तक तो ये पुराना है हमारा कि 71 का युद्ध हुआ था, 74 की परीक्षा हुई थी। और अब इसको स्टेज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझेंगे कि अच्छा ये जो फेज था कि 1947 से लेकर के 1990 तक का फेज, जो हमने इसको देखा भी दो तरीके से, 47, 70, 70 से 90। तो ये सब मान लेते हैं कि शीत युद्ध कालीन स्थितियां क्या थी भारत अमेरिका की। और अब 90 के बाद से वर्तमान में अगर हम आए तो एक अगर क्वेश्चन बने कि शीत युद्धोत्तर के, शीत युद्ध के बाद भारत अमेरिका के संबंध पर प्रकाश डालिए, तो 90 से हम लोग देखेंगे 98 तक, 98 से देखेंगे फिर 2000 तक और फिर 2000 यानी फिर 21वीं शताब्दी आएगी, 21st सेंचुरी। तो इस 3 भाग में इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले 90 से 98 की स्थिति को समझते हैं। इसको क्या रखते हैं, देखो जो 90 से 98 की परिस्थितियां हैं वो एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि भारत अमेरिका के जो संबंध है उसमें हल्के हल्के से सुधार आने की कोशिश होगी। सुधार कैसे आएंगे कि शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, विक्रम हो चुका है, 15 देश बन चुके हैं, सोवियत संघ हो चुका, टूट चुका है। विश्व में जो एक महाशक्ति बची वो अमेरिका है। तो इस बीच में समीकरण बदल चुके हैं बिल्कुल, और भारत को भी अमेरिका की और अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है। आवश्यकता इस सेंस में अमेरिका को कि जो चीन है सोवियत रूस के बाद एक विश्व में शक्ति बनकर के उभर रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए एशिया के दूसरे सबसे बड़े देश भारत की उसे आवश्यकता है। तो लगभग डिपेंडेंसी दोनों तरफ से। तो हुआ क्या, हुआ ये कि भारत को भी आवश्यकता थी और अमेरिका को भी आवश्यकता थी।
पहले हम लोग देखेंगे भारत की आवश्यकता कि भारत क्यों डिपेंडेंट था। तो भारत डिपेंडेंट इसलिए था कि सबसे पहली बात तो सोवियत संघ का हो चुका है विक्टर। तो जो भारत का परंपरागत साथी था उसका विक्टर हो चुका है, और उसका विक्टर होने के बाद अमेरिका है, पैक्स अमेरिका। इस पैक्स अमेरिका के रूप में विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई, और परिस्थिति के अनुसार भारत को फिर सहायता चाहिए अमेरिका की। दूसरी बात ये कि नई आर्थिक नीति आ चुकी थी 1991 में, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। तो इस नई आर्थिक नीति के तहत भारत को आवश्यकता थी पूंजी की, कोई तो पूंजी निवेश करे, कहीं से तो पैसा आए। दूसरा, भारत को चाहिए थी बाजार की आवश्यकता, और भारत को क्या चाहिए थी, तकनीक की आवश्यकता। तो ये तीनों चीजें थी। अब इन तीनों चीजों के तहत जो भारत की डिपेंडेंसी थी अमेरिका पर लगातार बढ़ती गई, इस वजह से सिर्फ। ठीक है, तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, अमेरिका की डिपेंडेंसी क्यों थी? अमेरिका की डिपेंडेंसी होने का कारण वही है, मैं बता चुका हूँ कि एशिया के अंदर चीन जो है रूस के बाद एक महाशक्ति बन के उभर रहा है। अब वो महाशक्ति बन के उभर रहा है, तो चीन के साउथ में अगर हम बात करें तो ये इंडिया है, हमारा देश। तो यही एक देश ऐसा है आसपास में जो चीन पे अच्छे से नियंत्रण बना करने में अमेरिका की मदद करेगा। देखिए, सोच के देखिए, आप लोग के आसपास में पाकिस्तान है, वो भी चीन के मुल्क में है। रूस का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जो स्वाभाविक रूप से शत्रु है अमेरिका का। और नेपाल, अमेरिका, ये कोई, अब नेपाल, भूटान, ये कोई बड़े धंधा है। तो भारत वो है कि जो मतलब भारत को विकसित भी किया जाए, भारत को थोड़ा डेवलप भी किया जाए, तकनीक भी दी जाए, पूंजी भी दी जाए। और एक अमेरिका से मान लो कोई हमला हुआ चीन के ऊपर, मान लो कोई फ्यूचर युद्ध हो जाए चीन और अमेरिका का, तो भारत सीधे तौर पर निर्णायक भूमिका निभाएगा उस स्थिति में कि भारत की पूरी जमीन मिल जाए अमेरिका को यूज करने के लिए। यहाँ से वो मिसाइल दागे, यहाँ से भारत को पूरे संसाधन, रिसोर्स वगैरह, पेट्रोल आपूर्ति, सब कुछ चीज़ जो अमेरिका को चाहिए सब कुछ मिलेगा। तो चीन को समेटना बहुत आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए। और एक वहाँ से फिर पार कर करके आए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, जो भी उन्हें पार कर करके आए। तो भारत की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चीन के मामले में। और चीन जैसे लगातार ग्रोथ कर रहा है, 1949 की माओ जेडोंग की क्रांति के बाद जो चीन ने लगातार डेवलपमेंट किया है, वो देखने लायक है। चीन का अलावा दुनिया मानती है इस बात पर। तो ये दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पर कर देती है कि ये क्या रहा ऐसा। ठीक है, इससे दोनों में निकटता आने लगी। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण ये था कि अन्य कारण में देखेंगे उसे, अन्य कारण में क्या है कि भारत की इजराइल के साथ, यहूदी देश इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बन चुके हैं अच्छे खासे। और इस इजराइल ने अमेरिका और भारत को साथ लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो एक कारण ये भी है भारत अमेरिका के संबंधों को अच्छे से सुधारने में मुख्य कारण ये भी रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो जो अमेरिका के अंदर जो भारतवंशी डायस्पोरा है, जो भारतीय लोग रहते हैं, कितने सारे वहाँ नौकरियां करते हैं, तो वो संख्या लगातार बढ़ने के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ी निकटता, थोड़ी मधुरता आई है। तो ये सभी कारण जिम्मेदार है भारत अमेरिका के संबंधों को सुधारने के लिए। इसके बाद 1992 के अंदर, 1992 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने सब अमेरिका की यात्रा की और 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हो गए। और उसके बाद भारत और अमेरिका के बीच में आर्थिक, सामाजिक और सैनिक ये संबंध लगातार सुधरते गए तब से अच्छी स्थितियां बन गई। तो लगातार धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। अब इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी का भी योगदान हो गया। अब उसके बाद की कुछ स्थितियां हैं जो बहुत बेहतरीन रही, लेकिन उस बेहतरीन स्थिति को होने से पहले हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री 1998 के अंदर पोखरण 2 कर देते हैं, पोखरण सेकंड। अब इस पोखरण सेकंड के अंदर में दोबारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर डाला इस बार। और इस बार न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हमने बम बनाने में किया। कलाम साहब ने किया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, इनके योगदान से। और बस तनाव हो गया, बहुत तनाव बढ़ने का हुआ क्या कि अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस। कोई आयात नहीं, आपने वो कुछ नहीं। अमेरिका का देखा देख पश्चिमी
यूरोप ने भी लगा दिया, नाटो मेंबर्स है, कहने का मतलब नाटो मेंबर्स ने भी लगा दिया, वही नाटो मेंबर्स 1949 में लगा था, उन्होंने भी लगा दिया। अब ये सब कुछ हो गया कर गया, इवन जापान तक ने भी लगा दिया सैंक्शंस। चीन ने हमारे पर सैंक्शन नहीं लगा, चीन समझदार है, चीन समझदार है। चीन को पता है कि भारत को ज़्यादा हम निर्यात करते हैं यहाँ से, भारत आयात ज़्यादा करता है, तो नुकसान चीन का ही है। तो चीन ने आर्थिक रूप से तो परेशान नहीं किया, पर राजनीतिक रूप से परेशान करा, और यूएन के अंदर 1172 ये प्रस्ताव लेकर आया हमारे खिलाफ, और इसमें हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि हमने परमाणु परीक्षण किया गया। हालांकि हम विश्व को समझाने में सफल रहे कि हमने परमाणु परीक्षण सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए किया है, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है, क्योंकि भारत पर लगातार दबाव बन रहा था। दबाव किस चीज का बन रहा था? एक दबाव भारत पे बन रहा है कि भारत को एनपीटी पर हस्ताक्षर करने चाहिए, दूसरा दबाव भारत पर बन रहा है सीटीबीटी पे। सीटीबीटी 1996 में, 1996 में, 1970 में इस पे साइन करने के लिए दबाव बन रहा है हमारे को लगातार, पर हमारे यहाँ के मतलब जो गवर्नेंस है उसमें चीजों को आराम से, और आगे जाकर देखेंगे कि सीटीबीटी खुद अमेरिका ने 1999 में अमेरिका के सीनेट ने इसको भंग कर दिया। अब बात सीधी सी है कि भाई विश्व में परमाणु परीक्षण नहीं किए जाए तो भविष्य में किसे क्या पता है परमाणु परीक्षण की आवश्यकता कब बढ़ जाए। तो अमेरिका के सीनेट ने इसीलिए 99 में इसको रद्द कर दिया, लेकिन फिलहाल तो भारत का दबाव है कि सीटीबीटी को भारत को हस्ताक्षर करने से 98 में तो पोखरण साइन कर दिया भारत। तो ये ऐसी चीजें हैं कि इसने थोड़ा मामले को गरमा दिया, मतलब ये वो फेज है, इसको हम रखेंगे 1998 से 2000 के बीच, ये वो फेज है जिसने मुद्दे को गरमा दिया है पोखरण साइन। बाकी यहाँ तक सब कुछ सही है कि पीवी नरसिम्हा राव जी जाके आ गए, ठीक है, अमेरिका अमेरिका में जो भारतीय जनसंख्या है उसमें हमारे रिश्तों को सुधारने में योगदान दिया, भारत अमेरिका के संबंधों को सुधारने में इजराइल ने योगदान दिया, ये सब कुछ सही चल रहा है। ये मतलब ये 98 तक में आया था, लेकिन 98 से 2000 के बीच में ये पोखरण सेकंड कर दिया, ये थोड़ा मामले को तनावग्रस्त कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 11 मई को एक एक्सपेरिमेंट करा, उसके बाद 13 मई को और 2 एक्सपेरिमेंट कर डाले। अमेरिका को इस जगह पर थोड़ा मतलब धक्का लगा कि इसकी इतनी बड़ी सुरक्षा समितियां हैं, इसका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है डिफेंस पर, ज़्यादा जो जांच आयोग उस पर, सुरक्षा एजेंसियों पर, जासूस आयोग पर, सब चीज़ों पर इतना होता है, CIA है उसका, लेकिन वो सब धरा ले गया। हमारे यहाँ पे इतना तरीके से किया गया, अमेरिका को पता था कि जरूर एक्सपेरिमेंट करेगा, कर दिया, वो उसको रोकने में था। उसके बाद एक नया फेज आया, और नया फेज हमारे फायदे में रहा। नया फेज कैसे फायदे में रहा? सुधारने लगे संबंध, तो संबंध सुधारने के पीछे कारण क्या है? 11 सितंबर 2001 9/11 का अटैक। ये ओसामा बिन लादेन का यहाँ धन्यवाद कि उसने अमेरिका और हमारे बीच में थोड़ी जो संबंध में कड़वाहट आ गई थी पोखरण सेकंड की वजह से, उसको वापस मजबूत किया। कैसे किया? तो आप थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में, बाकी इसको भी अलग से डिटेल करेंगे जब अफगानिस्तान को पढ़ेंगे तब इसके बारे में से समझेंगे। ओसामा बिन लादेन ने इन्होंने सब अटैक कर दिया अमेरिका पे, 4 जो हवाई जहाज थे उनको हाईजैक कर पूरा करके अमेरिका पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, पेंसिल्वेनिया में, और जो पेंटागन है अमेरिका का डिफेंस, वहाँ पे अटैक कर दिया। और अटैक कर दिया तो पूरी दुनिया में खलबड़ मच गई, क्योंकि अमेरिका का तो एक आदमी भी अगर नहीं खत्म हो जाता तो अमेरिका उसको बहुत सीरियस लेता है। भारत जैसे हुई 100-500 मरे तो फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या विशाल है। तो ये हो गया, तो इसको अमेरिका ने ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर, वैश्विक युद्ध किसके खिलाफ? आतंकवाद के खिलाफ की घोषणा कर दी। और अभी तक भारत इसका तगड़ा पीड़ित है इस चीज से। भारत कहता है आतंकवाद है, आतंकवाद है, अमेरिका को कोई आतंकवाद नहीं होता। जब अमेरिका में बीती तो अमेरिका को कहा क्या आतंकवाद होता है, हाँ अगर अटैक हो रहे तो अमेरिका इसके खुद अगेंस्ट हुआ, खुल के इसने अमेरिका ने इसके अगेंस्ट काम किया, और अफगानिस्तान के अंदर भी सेनाएं उतार दी। और वो सेनाएं अफगानिस्तान के अंदर अभी जो बाइडेन के टाइम पे रही, तो 20 साल वो सेनाएं रही हमारे यहाँ, और 20 वर्षों तक
जो है बाइडेन ने 20 वर्षों बाद इस सेना को विड्रॉ किया, नाटो की सेना को 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में रही। अब तालिबान को उखाड़ फेंका इसने। अभी वाला तालिबान तो बच्चा है, अभी वाला तालिबान तो कुछ नहीं इसके आगे। जो अभी वो तालिबान आया यहाँ पर वो तो बच्चा है, वो तो कुछ नहीं इसके आगे। जो पहला वाला तालिबान था वो था डेंजर, तो उसने तो बुद्ध की वो बड़ी प्रतिमा जो थी बनी हुई, जो अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट था, काफी विदेशी मुद्रा का भंडार था, उसको उस तालिबान ने उखाड़ फेंका। अफीम की खेती करके पूरे विश्व को अफीम बेचा करते थे, तो उसको तो खैर उखाड़ फेंका। लेकिन उसके बाद जो तालिबान है ये थोड़ा सॉफ्ट मैनर में काम कर रहा है। इसको पता है कि हाँ कार्यशक्ति ज्यादा होने की कोशिश ना करें, पंख कतरे जा सकते हैं। अमेरिका विश्व की एक महाशक्ति बैठे बैठे हिला के रख दे अफगानिस्तान, उखाड़ पटक दे, कुछ नहीं हो सकता। तो इसके बाद भारत ने इस मुद्दे में कि 9/11 के बाद जो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेरर था, 12th में भी है, वर्ल्ड पॉलिटिकल की जो बुक है उसमें भी यही है टॉपिक। तो जब 12th के उसको चैप्टर को रिकॉर्ड करेंगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा, उसको थोड़ा डिटेल बताएंगे। बाकी अफगानिस्तान को रिकॉर्ड करेंगे उसको और डिटेल बताएंगे। तो इसमें इसके अगेंस्ट इसने कहा कि हाँ ऐसा होता है। भारत ने इसका साथ दिया, भारत ने बिना मांगे साथ कर दी कि हाँ हम भी इसके साथ तैयार हैं, क्योंकि भारत पहले से परेशान है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने भारत अमेरिका को नजदीक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद एक चीज 1999 में अमेरिका की सीनेट ने, यानी अमेरिका की राज्यसभा ने खुद ने सीटीबीटी को रद्द कर दिया। सीटीबीटी वही बात कि अभी वर्तमान में परमाणु परीक्षण की जरूरत नहीं पड़ रही, और भविष्य में क्या पता। और आप खुद जब सीटीबीटी को बैन कर रहे हैं, फिर अमेरिका भी उसको कोई परीक्षण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस चीजों को देख के, भविष्य की स्थितियों को देख करके सीटीबीटी को रद्द करवा दिया। तो हम पर जो एनपीटी सीटीबीटी का दबाव था, तो एक तो कम से कम हटा, सीटीबीटी का तो हटा, फिर एनपीटी का दबाव बनाना पड़ा। तो एक चीज है। दूसरी चीज के अलावा जो क्लीन चीजें एकदम, मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हमें सिर्फ भारत अमेरिका की बात करनी है, यहाँ मुद्दे पे जाना नहीं है, हमें सिर्फ भारत अमेरिका की बात करनी है। इसके बाद चीजें लगातार बदलती गई। 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ये सब भारत आए, और भारत आकर के इन्होंने विजन 2000 एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करे भारत के साथ, कि अतीत की जो समस्याओं को अतीत में रहने देंगे और भविष्य की ओर देखेंगे, और भविष्य में भारत अमेरिका एक साझे हित के रूप में एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के साझे हितों को साधेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी मानी जाती है। अब क्योंकि बिल क्लिंटन हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, हमारे यहाँ पे खाने जा चुके हैं, तो हम थोड़ी छोड़ेंगे। तो हमारे यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी अमेरिका की यात्रा करने जाते हैं। हालांकि इस बीच में कोई ऐसा महत्वपूर्ण समझौता नहीं हुआ था, देखा जाए वैसा कोई महत्वपूर्ण समझौता, लेकिन इन्होंने कहा कि अमेरिका भारत का नेचुरल अलाई है, कि स्वाभाविक मित्र है। इस चीज से बहुत महत्वपूर्ण से जाके पूरा विश्व देख रहा था कि इस समय भारत क्या कह रहा है, क्योंकि अभी तक हम रूस के ग्रुप में थे। 70 से अगर 91 तक की बात करें तो सोवियत रूस के ग्रुप में थे। उसके बाद हमें भी कहीं ना कहीं चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। तो हमने भी देखा कि जो बदलती हुई विश्व की परिस्थितियां उस समय अमेरिका के ग्रुप में जाने बेहतर लगेगा। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक महत्वपूर्ण नेचुरल अलाई, स्वाभाविक मित्र है। तो इसमें ये हो गया कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के परंपरागत मित्र, भविष्य में इन दोनों को साथ लेकर के ही काम करना पड़ेगा। इस तरह रिश्तों को मजबूती दी। इसके बाद 2003 में एल.के. आडवाणी, देखो गए तो खूब लोग आगे पीछे थे, लेकिन हम क्रीम की बात करें, मेन बात होगी। ऐसे तो जब पढ़ेंगे तो कोई आया कोई गया, बार बार चलता है भाई। तो उसके बाद हमारे उत्तर प्रधानमंत्री मान लीजिए एल.के. आडवाणी, ये अमेरिका की यात्रा पे गए 2003 में। फिर इसके बाद 2004 में दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जी गए अमेरिका की यात्रा पे, और जाकर के NSSSP को साइन करें, नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें 3-4 मुद्दों पर हमारे बीच में बातचीत हुई। एक तो ये था कि असैन्य परमाणु सहायता, कि भारत को परमाणु सहयोग मिलेगा
बिजली बनाने में, इन चीज़ों में डेवलप करें। दूसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर समझौता हुआ। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक दूसरे की सहायता करेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी पर। तीसरा, एक दूसरे के परस्पर हित पर बातचीत करेंगे और संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। इस टाइप की मुद्दों पर बातचीत होगी। तो यहाँ से चीज़ थोड़ा अच्छी स्थिति में चले जाएगी। उसके बाद 2005 में मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह जाकर के न्यूक्लियर डील पर बातचीत करते हैं और ये न्यूक्लियर डील आगे जाकर के 2008 में साइन हो जाएगी और ये देखेंगे न्यूक्लियर डील भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऐसे तो मनमोहन सिंह जी बोला नहीं करते थे, इनकी न्यूक्लियर डील बहुत बेहतरीन है। मेरे हिसाब से यहाँ तक का ये होगा कि उसके बाद की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि थोड़े लेक्चर छोटे हों लेकिन वो देखने लायक हो, समझ लायक, करीब बातें उनमें चीज़ें आपको याद भी हो, वो ज़्यादा बेटर है। मजा है कि मैं एक ही लेक्चर 2 घंटे का रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें फिर आप थोड़ी देर देखकर उसको डिस्कस करें। तो ठीक है, यहाँ तक के लिए शुक्रिया।